स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है उसमें जी हमने स्टार्ट करना है बेसिकली डाइफ्रैक्शन को अंडरस्टैंड करना है। डाइफ्रैक्शन क्या होती है? सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। डाइफ्रैक्शन जो है, अब लाइट जो है इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, नाम था साइंटिस्ट का फ्रांसिस्को मारिया गिरमाल्डी, या सिंपली हम उसको गिरमाल्डी भी कह सकते हैं। ये मशहूर नाम जो है उसका गिरमाल्डी है। डाइफ्रैक्शन जब भी वर्ड आता है ना, तो आपके जहन में जो है वो सबसे पहले आता है जी कि ये बेंडिंग ऑफ लाइट को बोलते हैं। सो बेंडिंग ऑफ लाइट अबाउट द ऑब्स्टेकल जो है, आप कहते हैं जी एज इट पासेस अराउंड द एजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द अमाउंट ऑफ बेंडिंग जो है डिपेंड ऑन द रिलेटिव साइज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट टू द साइज ऑफ ओपनिंग। इसका क्या मतलब है, इसको डिस्कस करते हैं। if the opening is much larger than the light's wavelength, the bending will be almost जो है वो unnoticeable। तो इसका मतलब है कि जो लाइट है वो जब किसी स्लिट्स पे से पास करती है, जब कहीं जाके जो किसी ऑब्स्टेकल के ऊपर जो है फॉल करती है, तो अगर उसकी जो थिकनेस है वो कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट होगी, तब जो है वो डायफ्रैक्शन नोटिसेबल होगी। जैसे हमने सर्टेन कंडीशंस पढ़ी थी इंटरफेरेंस की, ताकि इंटरफेरेंस ऑब्जर्वेबल हो सके। चूँकि लाइट की वेवलेंथ बड़ी स्मॉल होती है और डायफ्रैक्शन यूजली जो है वो नोटिसेबल नहीं होता। इसके लिए हम जो है वो हमें सर्टेन सेटअप बनाना पड़ता है ताकि डायफ्रैक्शन को इजीली ऑब्जर्व कर सकें। जैसे इस रूम में मैं बैठा हूँ, तो यहाँ पर लाइट की जो है वो इंटरफेरेंस भी हो रही होगी, डायफ्रैक्शन भी हो रही होगी, स्कैटरिंग भी हो रही होगी, लेकिन मेरे लिए ऑब्जर्वेबल नहीं है नेकेड आई से, अनलेस कि मैं उसके ऊपर डिटेक्टेबल कंडीशंस ना अप्लाई कर दूँ। जैसे हमने जो है वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कंडीशंस अप्लाई की थी, तो वो फिर हमारे लिए ऑब्जर्वेबल हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है इसमें थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं, ये होती क्या है और किस तरह से, जैसे हम कह रहे हैं कि अराउंड द ऑब्स्टेकल, इसका क्या मतलब है। मैं आपको आसान समझाने के लिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ ये याद रखना है कि डायफ्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। जिस लाइट की जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी ज्यादा उसमें डायफ्रैक्शन होगी, उतनी ज्यादा उसकी में बेंडिंग होगी। जैसे जो है हमने इसीलिए मैंने स्पेक्ट्रम आपको पहले याद करवाया था कि स्पेक्ट्रम आपने याद करना है। जैसे हम कहते हैं जी रेड है और दूसरी ब्लू है। अब रेड की जो वेवलेंथ है एज कम्पेयर टू ब्लू बहुत ज़्यादा होती है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है विजिबल लाइट के पोर्शन में, तो रेड कलर में डायफ्रैक्शन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ब्लू। यही वजह है कि डेंजर के साइन के तौर पर जो हम कौन सा यूज़ कर रहे होते हैं, रेड कलर ही यूज़ करते हैं। सो बात यह है कि यहाँ पर जो है वो डायफ्रैक्शन याद रखना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, वेवलेंथ होती है। पहली चीज़ ये हमें क्लियर हो गई कि डायफ्रैक्शन यानी बेंडिंग ऑफ लाइट जिसको हम बोल रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। अब कहते हैं सिंस वेवलेंथ ऑफ लाइट इज सो स्मॉल, इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व द डायफ्रैक्शन। और जैसे मैंने कहा, अच्छा इसकी एक एग्जांपल आसान सी देखते हैं। अ, ये ना जो है वो ऑर्डिनरी लेवल फिजिक्स से क्वेश्चन है, वहाँ पर मुझे अच्छा लगा था, मैंने इसको अपने लेक्चर का पार्ट बना लिया। इफ देर आर टू पीपल ए एंड बी आर शोन इन द फिगर, कहते हैं जी एक हमारे पास रूम है, उसमें दो पर्सन है, एक आउटसाइड द रूम एक इन साइड द रूम। कहता है पर्सन ए कैन हियर द पर्सन बी। पर्सन ए जो है वो पर्सन बी को सुन सकता है, यानी कि यहाँ पर कहता है पर्सन ए जो है पर्सन बी को सुन सकता है, इट कैन हियर। पर्सन ए कैन हियर पर्सन बी, तो उसको सुन सकता है। लेकिन कहता है ये जो पर्सन एंड बट कैन नॉट जो है वो सी हिम, लेकिन उसको देख नहीं सकता। तो लेखन कहते हैं कि उसको देख नहीं सकता, कैन नॉट सी। एक्सप्लेन जो है वो आपने जो है वो रीजन बतानी है, साइंटिफिक रीजन के कैसे ही होता है कैन नॉट सी। हाँ जी, एनी वन कैन एक्सप्लेन दिस कि ये हमारे पास एक रूम है और इसका डोर ओपन है, और एक बंदा बाहर खड़ा है एक अंदर खड़ा है। तो कहते हैं कि ये जो है उसको सुन तो सकता है लेकिन देख नहीं सकता, इसकी रीजन बतानी है। एनी वन कैन एक्सप्लेन दिस रीजन जी। हाँ जी। अब हमारे माशाल्लाह पाकिस्तानी स्टूडेंट ये कहेंगे जी कि चूँकि दीवार जो है उसके कान होते हैं, दीवारों के कान होते हैं, इसलिए उसको सुन सकता है। लेकिन चूँकि दीवारों की आंखें नहीं होती, इस वजह से वो उसको देख नहीं सकता। ऐसे ही होगा ना जी आपका जवाब। बिकॉज देर इज नो बैरियर, जी जी बताते थे, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लाइट नो साउंड की डायफ्रैक्शन। हाँ जी, आंसर इज साउंड की डायफ्रैक्शन ज़्यादा होती है। टॉपिक की डायफ्रैक्शन वाला पढ़ रहे हैं,
अब अल्लाह के बंदो अभी गौर करो, अभी हम डायफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है उसमें मैं अगर रीज़न दे रहा हूँ तो डायफ्रैक्शन ही रीज़न होगी। ज़रा गौर करें किसका आंसर क्या होगा। कि देखो पर्सन ए जो है पर्सन बी को क्यों सुन सकता है, आंसर इज सिंस वेवलेंथ ऑफ साउंड इज मच मच ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। सो जो साउंड है वो बेंड करके जो है वो पहुंच जाती है दूसरे पर्सन की तरफ, लेकिन जो है वो लाइट जो है चूंकि इसकी वेवलेंथ है एज कम्पेयर टू साउंड बहुत ही स्मॉल है, इस वजह से वो बेंड करके पर्सन ए तक जो है वो नहीं पहुंच पाती। तो हम जो है वो पर्सन ए पर्सन बी को सुन सो सकता है लेकिन उसको देख नहीं सकता, रीजन है डायफ्रैक्शन। तो साउंड वेव जो उसमें डायफ्रैक्शन ज्यादा है, इस वजह से आपकी जो साउंड है वो रूम से बाहर भी चली जाएगी डायफ्रैक्ट होकर, जहाँ से उसको जो है वो जगह मिल जाएगी, वहां से बैंड होकर बाहर निकल जाएगी। लेकिन जो लाइट है चूंकि उसमें बेंडिंग जो है वो कम होती है, क्यों, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है। अच्छा, इसकी एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ताकि जो डायफ्रैक्शन यानी बेंडिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना वो आपका और थोड़ा इनहेंस हो जाए। देखो बात ये है कि इसको हम बेंडिंग ऑफ लाइट जो बोल रहे हैं, ये ऐसा क्या है कि इसको हम बार बार बेंडिंग बेंडिंग का नाम दे रहे होते हैं, जरा गौर करते हैं। देखो सपोज करें कि एक पर्सन है, यही वाला सपोज करें पर्सन है, इसने ना जो है वो इस जो है वो डोर से गुजरना है। ठीक है, पर्सन ए ने अंदर जाना है इस रूम के। अगर इसकी हाइट जो है, इस पर्सन ए की जो हाइट है, ये पर्सन ए है, इसकी जो हाइट है वो अगर डोर की हाइट से ज्यादा हो जाए, सपोज करें अब पर्सन ए है, इसकी जो हाइट है टोटल जो इसकी अपनी हाइट है इस डोर के साइज से सपोज करें ज्यादा होगी। अब आपने रूम में एंटर होना है और डोर का साइज कम है, आपकी हाइट ज्यादा है, तो आप अंदर कैसे जाएंगे? जाहिर है आपको अंदर एंटर होने के लिए बेंड होना पड़ेगा। यही केस है लाइट के केस में। अगर लाइट जो है वो किसी ऐसी स्लिट कैसे किसी ऐसे होल में से जाना हो, अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो ज्यादा हो और आगे स्लिट का साइज कम हो, तो वो लाइट क्या करेगी, उसमें से बेंड होके गुजर जाती है। और यही बेंडिंग जो है उसको हम नाम दे रहे होते हैं कि ये जो बेंडिंग है वो क्या है, डायफ्रैक्शन है। ठीक है जी। तो बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द ऑब्स्टेकल्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के, वो बेंड क्यों हो जाती है। अच्छा हाँ, यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट, ये जो स्लिट का साइज है ये हम कह रहे थे कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट होना चाहिए। जो विजिबल लाइट होती है उसकी जो वैल्यू है आमतौर पर उसका जो ऑर्डर है 10⁻⁻⁻⁷मीटर के ऑर्डर की होती है। जो विजिबल लाइट है इट इज द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻�6 मीटर, यानी 1 माइक्रोमीटर। इसका मतलब अगर किसी ऑफिस का किसी सुराख का साइज जो है वो 1 माइक्रोमीटर या उससे कम हो, तो फिर हम कहेंगे कि वहां पे लाइट जब गुजरेगी तो उसको गुजरने के लिए बेंड होना पड़ेगा, एंड दिस इज कॉल्ड बेसिकली डायफ्रैक्शन। अच्छा, एक और यहाँ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है, वो ये कि समटाइम्स कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, मैं उनमें बोल दूंगा कि बेंडिंग ऑफ लाइट ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है। अब जाहिर है जहाँ डायफ्रैक्शन आएगा वहाँ मैं कहूँगा कि बेंडिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, चूँकि डायफ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है। लेकिन समटाइम्स मैं आपसे कहूँगा, डिस्कशन में भी हो सकता है मैं आपसे बोलूँ कि जो बेंडिंग है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। मैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ कब बोलूंगा, जब रिफ्रैक्शन का केस होगा। रिफ्रैक्शन जो है उसमें जो है रिफ्रैक्शन की जब हम बात कर रहे हो, तो रिफ्रैक्शन का मतलब है जब लाइट अपना मीडियम चेंज करे। डायफ्रैक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता। डायफ्रैक्शन में लाइट विद इन द सेम मीडियम बैंड हो जाती है अराउंड द ऑब्स्टेकल्स किसी स्लिट से पास करते हुए। लेकिन अगर लाइट अपना मीडियम चेंज करे जिसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, तो लाइट जब मीडियम यानी एयर से वाटर, वाटर से एयर, मीडियम वन से मीडियम टू में आएगी, तो ये जो बेंडिंग होती है वो हम कहलाते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन जो है यानी ये वाली जो बेंडिंग है, ये बेंडिंग ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है। यानी इसमें जिसकी वेवलेंथ जिस लाइट की ज्यादा होगी उसमें बेंडिंग कम होगी। तो ये याद रखना आपने दोनों में फर्क। रिफ्रैक्शन में बेंडिंग जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है, जबकि डायफ्रैक्शन में बेंडिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है। ये मेन डिफरेंस जो है वो आपने याद रखना है यहाँ पर। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो है ये जो है इसको याद रखिएगा चूंकि ये बहुत सारे आगे क्वेश्चन में हमारे काम आ सकता है। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक की आज का जो है वो कौन सा है, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जिससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, जिससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन भी आमतौर पर पूछे जाते हैं। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है, जैसे मैंने कहा लाइट की वेवलेंथ जो है डेट इज स्मॉल, सो इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व डायफ्रैक्शन।
जैसे इंटरफेरेंस में हम कुछ कंडीशन अपोज कर देते थे, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो है साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक ग्रेटिंग जो है वो बना ली। ग्रेटिंग हम ऐसी एक ग्लास प्लेट को बोलते हैं जिसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ इक्वी डिस्टेंस जो है वो स्लिट्स रूल कर देते हैं। मतलब हमारे पास एक ग्लास की स्लैब हो, आप उसके ऊपर स्क्रैचेस डाल दें, लेकिन स्क्रैचेस इक्वी डिस्टेंस होने चाहिए, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे। हम कहेंगे कि हमने उसके ऊपर रूलिंग्स ड्रॉ कर दी हैं, रूलिंग्स। तो इनको स्लिट्स भी कहते हैं, इनको लाइंस भी कह सकते हैं, इनको रूलिंग्स भी कहते हैं। तो अगर हम उनके ऊपर रूल आउट कर देते हैं मैकेनिकली, मैकेनिकली का मतलब हाथ से आपको ड्रॉ कर दें, मशीन से ड्रॉ कर दें, तो वो बन जाती है हमारे लिए ग्रेटिंग। अब जो ज़ाहिर है हर दो लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट होना चाहिए, ताकि जो है डायफ्रैक्शन जो है वो प्रोमिनेंटली ऑब्जर्व हो सके। तो टिपिकल जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है उसमें 400 से लेकर 5000 लाइंस होती हैं पर सेंटीमीटर। जो टिपिकल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है उसमें 400 से लेकर 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर होती हैं एक टिपिकल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब देखें कि यहाँ पर जो है हमारे पास अब देखो कि द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट लाइंस जो है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट। जितना ये ग्रेटिंग एलिमेंट कम से कम होगा, जिसको हम डी बोल रहे हैं, उतनी डायफ्रैक्शन ज्यादा ऑब्जर्व होगी, उतना डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो ज्यादा ऑब्जर्वेबल होगा। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक बात याद रखें, हमारी बुक में नहीं है लिखी हुई, जो एक्चुअल जो हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ नंबर ऑफ रूलिंग्स पर यूनिट लेंथ। सपोज करें कि हमारे पास जो ग्लास प्लेट है, जो ग्रेटिंग है, उसकी लेंथ, टोटल लेंथ एल है, तो उसके ऊपर आपने नंबर ऑफ रूलिंग जितनी भी ड्रॉ की वो एन उसको सपोज कर लें। तो जो रेसिप्रोकल ऑफ नंबर ऑफ रूलिंग्स पर यूनिट लेंथ है, इसको हम किस तरह लिखेंगे, ये ग्रेटिंग एलिमेंट होता है। ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है, डी इज इक्वल टू 1 ओवर नंबर ऑफ रूलिंग्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा, अब देखो लेंथ जो है वो डिनोमिनेटर में है तो डिवाइड हो रही है, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसलिए आपकी बुक में फॉर्मूला लिखा हुआ है d is equal to लेंथ ऑफ द ग्रेटिंग ओवर नंबर ऑफ रूलिंग्स यानी l ओवर n। तो एक्चुअल डेफिनेशन इसकी क्या है, द नंबर ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नंबर ऑफ रूलिंग्स पर यूनिट लेंथ। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर आप देखो हमारे पास जो टिपिकल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो सकती हैं, 5000। चलें, इसी 5000 को लेके मैंने जो है वो न्यूमेरिकल जनरेट किया है। सपोज करें आपसे कहा जाए, अक्सर ग्रेटिंग एलिमेंट फाइंड करना आता है कि इफ नंबर ऑफ रूलिंग जो है ऑन अ ग्रेटिंग जो है वो नंबर ऑफ रूलिंग भी नंबर ऑफ लाइंस और 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर, तो ये बताएं कि ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होगा। अब देखो d इज इक्वल टू एल ओवर एन। अब लेंथ आपको जो है वो कितनी बताई हुई है, 1 सेंटीमीटर, और नंबर ऑफ रूलिंग्स कितनी है, टोटल 5000। सो लेंथ 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻² मीटर, और 5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। अब 1/5 इंटू ये +3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1/5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। अच्छा, 1/5 क्या होता है, 0.2 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, या इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ये आपके पास आंसर आ गया 2 माइक्रोमीटर। इसका मतलब ये हुआ, अगर एक हमारे पास ग्लास प्लेट है या ग्रेटिंग है, उसके ऊपर अगर 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर आपने ड्रॉ की हुई हैं, तो उसका जो ग्रेटिंग एलिमेंट होगा वो 2 माइक्रोमीटर होगा। सो उस अगर उस ग्रेटिंग को हम लाइट के सामने एक्सपोज करेंगे तो हम डायफ्रैक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं इजीली। अच्छा, नेक्स्ट जो है अभी हम डिस्कस करेंगे ग्रेटिंग इक्वेशन क्या होती है। देखो कि ग्रेटिंग इक्वेशन जो है वो सिंपल जो है वो उसमें ज़ाहिर है हमने मल्टीपल चॉइस के लिए मैं क्या बताऊँ, ग्रेटिंग इक्वेशन जो है वो क्या होती है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए, बुक ने भी डिफरेंशिएट करने के लिए एन की जगह एम की जगह एन लिखा है, चूँकि हमने वो एम यूज़ किया था जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे तो वहाँ एम लिखते थे, यहाँ एन लिखा है। एन यहाँ स्टैंड फॉर ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन, और डी यहाँ क्या है, ग्रेटिंग एलिमेंट। लैम्डा क्या है, यहाँ पर वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, और डी इज इक्वल टू यहाँ पर एल ओवर एन है। कभी कभी हमें फॉर्मूला डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा यूज करना पड़ेगा, कभी कभी डी की जगह आपको लेंथ ओवर एन भी यूज करना आ सकता, हो सकता है लेंथ अलहदा से गिवन हो, नंबर ऑफ रूलिंग्स अलहदा से गिवन हो, आपको वहाँ पर डायरेक्ट ग्रेटिंग एलिमेंट गिवन ना हो,
तो कई दफ़ा ग्रेटिंग एलिमेंट डायरेक्ट इवन होता है, कई दफ़ा हमें इस फार्मूले से फाइंड करके यहाँ वैल्यू पुट करनी होती है, या डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें। तो एंड यहाँ ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन है। मैं आपको समझाने के लिए, आसान करने के लिए, हमारे पास जो एग्जांपल है इसकी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की, जो बेस्ट एग्जांपल है वो है कम्पैक्ट डिस्क, सीडी जिसको बोलते हो। और कम्पैक्ट डिस्क में जो हर दो मैग्नेटिक लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 0.5 माइक्रोमीटर के ऑर्डर का होता है, 0.5 माइक्रोमीटर। सो अब आपको पता है कि जब भी हम किसी डिस्क को या जो सीडी है उसको लाइट के सामने एक्सपोज करते हैं तो व्हाट हैपन्स, हमें कलरफुल फ्रिंजेस दिखाई देते हैं। तो वो जो कलरफुल फ्रिंजेस हमें कलर्ड नज़र आते हैं, वो बेसिकली डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट के वजह से होते हैं, जो कि मैग्नेटिक लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.5 माइक्रोमीटर के ऑर्डर का है, दैट इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। सो जब भी हम सीडी को लाइट के सामने एक्सपोज करेंगे वी कैन सी द कलर्स। और अच्छा, नेक्स्ट जो है, अभी देखो कि हमारे पास जो है, अब सपोज करें हमारे पास एक कॉम्पैक्ट डिस्क है और एक सोर्स ऑफ लाइट है। तो अगर मैं क्या करूं, उस कॉम्पैक्ट डिस्क को जो है सोर्स ऑफ लाइट के बिल्कुल ऐसे पैरेलल रख दूं, तो लाइट रेज उसके ऊपर से गुजर जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर एंगल उसका जो मैंने क्या रखा, जीरो। तो एंगल अगर जीरो होगा तो डी साइन थीटा जीरो आ जाएगा, क्योंकि साइन जीरो क्या होता है, जीरो। तो डी साइन थीटा जीरो आ गया। अब डी साइन थीटा अगर जीरो आ जाएगा, इसको मतलब हुआ हम उसको कहेंगे जीरो ऑर्डर डायफ्रैक्शन। अब आप एंगल बढ़ाना शुरू करते हैं। आप क्या करें, कम्पैक्ट डिस्क हो जाए ना, उसका एंगल उसको थोड़ा टिल कर दें, एंगल बढ़ाना शुरू कर दें। आपने जो ही इसको टिल किया, एंगल बढ़ गया। अब वो पॉइंट जहां पर डी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 लैम्डा के इक्वल आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन है। जहां पर जो है वो डी साइन थीटा 2 लैम्डा आ जाए, आप एंगल आप बढ़ाते जा रहे हो, तो सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन आ जाएगा। सिमिलरली मैक्सिमम जो है वो nth ऑर्डर डिफ्रैक्शन तक हम पहुंच सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, ग्रेटिंग इक्वेशन। अच्छा, आपकी बुक का जो ये टॉपिक है उसमें लास्ट लाइन जरा पढ़िएगा गौर से। लास्ट लाइंस जो बुक की हैं वहां पर जो है वो लिखा हुआ है कि क्योंकि कलर्स जो होते हैं, मैंने अभी आपको बताया भी है कि डायफ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, वेवलेंथ। इसका मतलब है जो हमारे पास विजिबल लाइट की बात अगर हम करें, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास रेड है, ऑरेंज है, येलो है, अब देखें ग्रीन है, ये सारे पोर्शन है। अब रेड की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू येलो। तो अगर यही वाला डायफ्रैक्शन आप रेड के साथ ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन जल्दी आ जाएगा, क्योंकि रेड में बेंडिंग ज़्यादा होती है। लेकिन यही अगर आप ग्रीन के साथ या येलो के साथ कर रहे हो, तो चूंकि डायफ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, इनमें हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर देर से आए, यानी उसके लिए एंगल ज़्यादा बढ़ाना पड़े। तो ये एंड पे आपकी बुक ने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसको हम कहते हैं ग्रेटिंग इक्वेशन। और यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो है ग्रेटिंग में से जब लाइट इंसिडेंट होगी तो डिफरेंट एंगल्स पे अगर बेंड होगी, अगर सीधी गुजर जाती है इसका मतलब है जीरो ऑर्डर डिफ्रैक्शन है। अगर बेंड होती है और वेवलेंथ 1 के इक्वल आ जाते हैं, हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन है। इस तरह बेंडिंग होगी, हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन एंड अप टू सो ऑन। अच्छा, इसी से रिलेटेड जो है, लेट्स से क्वेश्चन जो है, जैसे मैंने कहा इससे न्यूमेरिकल जो है वो बड़े इजी आ सकते हैं। कई दफ़ा हमें डायरेक्टली ग्रेटिंग एलिमेंट की वैल्यू गिवन होगी, कई दफ़ा जो है वो हमें उसमें हमें फाइंड करना पड़ेगी। जैसे यहाँ उसने कहा एक सेकंड ऑर्डर जो है डायफ्रैक्शन जो है, सेकंड ऑर्डर डायफ्रैक्शन। अब सेकंड ऑर्डर कह रहा है डायफ्रैक्शन, सेकंड ऑर्डर का मतलब है ये n की वैल्यू आपको गिवन है। तो n की वैल्यू यहाँ पर आपको क्या गिवन है, 2 इज ऑब्जर्व्ड एट द एंगल ऑफ 30, आपको 30 एंगल बता दिया। ग्रेटिंग, ग्रेटिंग कहते हैं हैविंग 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट बताएं। अब 5000 सेंटीमीटर हमने अभी अभी पर यूनिट 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर के साथ उसको कैलकुलेट किया है। हमारा आंसर क्या आया है, 2 माइक्रोमीटर। आप डायरेक्ट भी यहाँ वैल्यूज पुट कर सकते हैं। लेंथ की जगह क्या पुट करेंगे, 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻² मीटर, और नंबर ऑफ रोलिंग्स जगह 5000 यहाँ पुट करके आप डायरेक्ट भी यहाँ पर वैल्यूज पुट कर सकते हैं, या पहले ग्रेटिंग एलिमेंट फाइंड कर लें बाद में वैल्यूज पुट कर लें, एक ही बात है। ठीक है जी। लेकिन जैसे आसान आपको लगे वैसे आपने कर लेना है। तो यहाँ से जो है वो आप अगर गौर करें तो हमारे पास जो है इसमें आंसर जो आपका बनेगा, अब आप देखें कि डी की जो वैल्यू है वो 2 इंटू 10⁻⁶ आ जाएगी, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया। साइन 30 1/2 होता है, और सेकंड ऑर्डर कह रहा है तो एन की वैल्यू आपने 2 रख ली, ये 2 2 से कैंसिल आउट हो गया। 1/2 जो है वो 0.5 होता है। अच्छा, यहाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो है माशाल्लाह उनका आंसर यहाँ तक आ जाता है, उनका आंसर जो है वो 0.5 10⁻⁶ मीटर आ जाता है। उनका आंसर जो है 5 इंटू 10⁻⁻⁴
-7 मीटर भी आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे। अब ऑप्शन में ये है ही नहीं, ऑप्शन में आंसर नैनोमीटर में गिवन होता है। अब वहीं पे वो परेशान हो जाते हैं। हालांकि ये छोटी छोटी बातें हैं, यूनिट्स जो है, ये प्रीफिक्सेस जो है, इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हमने इसको नंबर ऑफ टाइम्स न्यूमेरिकल में यूज किया हुआ है, यूनिट 1 में भी पढ़ा था। तो क्या हम इसको 500 नैनोमीटर नहीं लिख सकते? अगर मैं 5 के साथ 2 जीरो लगाऊंगा तो इसके साथ -2 आएगा ना, तो 10⁻⁹ हो जाएगा। इसका मतलब है हम इसी को सेम को 500 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं। तो समटाइम्स वहाँ आंसर जो है वो 5 × 10⁻⁷ मीटर लिखा होगा, समटाइम्स आंसर 500 नैनोमीटर होगा। दोनों में से कोई एक बात हो सकती है। ठीक है जी। सो आपने केयरफुल रहना है आंसर्स के सिलसिले में। तो ये दो ही टाइप है जिसमें क्वेश्चन आमतौर पर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से रिलेटेड आपको आएंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, जो रेडियो ट्रांसमिशन होती है इस पॉसिबल इन माउंटेन एरिया। जो माउंटेन एरियाज होते हैं वहाँ पर जो रेडियो ट्रांसमिशन इसलिए पॉसिबल होती है क्योंकि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोर्शन में। क्योंकि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए जो है वो इजीली डायफ्रैक्ट करके, डायफ्रैक्शन की वजह से इजीली बेंड करके वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकती हैं। तो इसलिए हम कम्युनिकेशन में रेडियो वेव्स का मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है, ये जो हमने टिपिकल डायफ्रैक्शन रेटिंग की बात की है, हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस रख के कैलकुलेट किया है। जो टिपिकल डायफ्रैक्शन की रेटिंग है 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर, उसने कहा होती है 400 से लेकर 5000। हमने मैक्सिमम लाइंस ली, हमारा आंसर आया 2 माइक्रोमीटर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज है वो तो होती है 10⁻⁻10 मीटर। वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज जो है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास एक्सरेज हैं, अगर इसकी वेवलेंथ 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर की है तो ये टिपिकल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है वो एक्सरेज को डायफ्रैक्ट नहीं करवा सकती। अब देखो ना, हमारे पास जो ये टिपिकल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है उसकी स्लिट का साइज जो है, यानी उसका ग्रेटिंग एलिमेंट है 10⁻⁻⁶ मीटर। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो एक्सरेज है, एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि 10⁻⁻10 मीटर बड़ा है या 10⁻⁻6 मीटर बड़ा है? ज़ाहिर है 10⁻⁻6 मीटर बड़ा है एज कम्पेयर टू वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज दैट इज 10⁻⁻10। तो ये अनडायफ्रैक्टेड उसमें से पास कर देगी एक्सरेज जो है। तो इसका मतलब है टिपिकल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है और वो एक्सरेज को डायफ्रैक्ट नहीं करवा सकती। सो सिंस वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज इज वेरी स्मॉल, as it is the order of 10⁻⁻10 मीटर, इसका मतलब है कि जो टिपिकल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है उसमें से इजीली एक्सरेज पास कर सकती हैं। तो इन 1914 जो है, इन 1914 जो है, सॉरी ये 11 लिखा हुआ है, 1914 में डब्ल्यू एल ब्रैग और डब्ल्यू एच ब्रैग जो है, ये दोनों जो है इन्होंने डिस्कवर किया कि जो एक्सरेज हैं ये कहाँ से पास कर सकती हैं। ये जो है क्रिस्टल जो है, किसी भी जो क्रिस्टल है उसकी जो क्रिस्टलेटिक होती है वो आमतौर पर किस ऑर्डर की होती है? ये 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर की होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो NaCl का क्रिस्टल हो सकता है। तो जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनमें आमतौर पर जो है बहुत सारे ऐसे सॉलिड्स हैं जिनमें जो और लैटिस स्पेसिंग है, यानी एटम्स के दरमियान डिस्टेंस होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर होता है या उससे भी कम हो सकता है। इसका मतलब है अगर हम एक्सरेज के सामने तो क्रिस्टल रख देंगे तो एक्सरेज वहां से गुजरने के लिए बेंड होकर उनको गुजरना पड़ेगा। तो ये इसके लिए जो है वो हम ब्रैग्स लॉ हमने सीखा था। तो ब्रैग्स लॉ में क्या है जी, ये बड़ा सिंपल है। वो सिंपल आपको देखें, ये रे 1 है, ये आपकी रे नंबर क्या है 2 है। तो अगर रे 1 और रे 2 में तो दोनों रेस के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो ये वाला बनेगा। अब ये जो है वो डी साइन थीटा है, तो ये वाला भी पाथ क्या होगा डी साइन थीटा। तो टोटल डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा कितना हो जाएगा 2 डी साइन थीटा। इसको हम कहते हैं ब्रैग्स लॉ या ब्रैग्स इक्वेशन। अब याद रखना है, अगर तो जैसे कि चांसेस है आपके पास सिंपल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे सारे, लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो है वो क्वेश्चन आ गया जिसमें एक्स रेज उसने मेंशन किया हुआ कि एक्स रेज आर इंसिडेंट ऑन अ ग्रेटिंग। तो जब एक्स रेज की बात कर ली तो 100% जो है वो फिर वहाँ फॉर्मूला जो है वो 2d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा वाला यूज होना है। वहाँ पर जो फॉर्मूला है वो आपके पास जो है वो ये वाला फार्मूला डी साइन थीटा इज इक्वल एन लैम्डा सिंपल वाला फार्मूला यूज नहीं होना। तो जहां भी आपके पास बात करें वो
एक्स रेज की, एक्स रेज जो है आर इंसिडेंट ऑन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, और इतने एंगल पे वो बेंड हुई, तो अब वेवलेंथ ऑफ लाइट फाइंड करें, उसमें ग्रेटिंग एलिमेंट आपको गिवन हो। ग्रेटिंग एलिमेंट यहाँ डी जो है, इसको हम ग्रेटिंग एलिमेंट नहीं कहते, बल्कि यहाँ पे जो डी है, ये वाला जो जिसको हम स्मॉल डी बोल रहे हैं, इसको हम इंटर प्लेनर स्पेसिंग बोलेंगे, या क्रिस्टलेटिक बोलते हैं। तो इंटर प्लेनर स्पेसिंग अगर लेट से आपको गिवन हो, तो फिर जो है वो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। ब्रैग्स लॉ के हमें यूज भी पता होने चाहिए। इसके यूजेस जो है वो क्या क्या है कि ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग फाइंड करने के लिए, यानी डी, हर दो एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर के राउंड बोर्ड होता है। तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग फाइंड करने के काम आ सकता है। ये जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल सच एज हीमोग्लोबिन जो है, इनका स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए आ सकता है। डीएनए का स्ट्रक्चर फाइंड करना हो, तब भी जो है वो हम जो है वो डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज जो है, यानी ब्रैग्स लॉ यूज कर सकते हैं इसका कॉन्सेप्ट। सॉलिड्स का जो स्ट्रक्चर है, अगर आमतौर पर अगर आपसे पूछा जाए तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं, वो यूजिंग ब्रैग्स लॉ ही फाइंड करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट यूनिट ऑफ लाइट। बाकी जो छोटे छोटे इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो आपने अपने नोट्स का हिस्सा बनाते जाने। लाइट से रिलेटेड जैसे आपसे पूछा जाए कि कलर ऑफ स्काई जो है वो ब्लू क्यों होता है, तो वो ड्यू टू स्कैटरिंग होता है, जो कि ब्लू कलर जो है वो लेस स्कैटर करता है एज कम्पेयर टू अदर कलर्स, इसलिए हमें आसमान का कलर जो है वो ब्लू नज़र आता है। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट है, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट जो है, ये कौन बताता है, कौन सा फिनोमेना, तो ये हमें कौन प्रूव करता है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन रिवील्स दैट के लाइट की जो नेचर है वो कौन सी है, ट्रांसवर्स नेचर है। बाकी जो फिनोमेना है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डायफ्रैक्शन है, ये बताते हैं कि लाइट की नेचर जो है वो वेव नेचर है, लेकिन कोई भी इनमें से ऐसा फिनोमेना नहीं है जो हमें बताए कि लाइट की नेचर जो है वो लॉन्गिट्यूडल है या ट्रांसवर्स है। पोलराइजेशन जो है वो हमें बताता है कि लाइट की जो नेचर है वो कौन सी है, वो ट्रांसवर्स नेचर है। अब आपका क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो स्टार्ट होने लगा है। अब जो जो आपने क्वेश्चन पूछने हैं वो अब आप पूछ सकते हैं।